नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी में आपका स्वागत है। आज पूरे घर को दुल्हन की तरह सजाया हुआ था, क्योंकि आज नई बहू जो आई थी। पूरे घर में खुशियों का माहौल था। आज दुल्हन का पहला दिन था अपने ससुराल में। वो नए घर परिवेश में खुद को ढालने की तैयारी में थी। नया घर, नए लोग, नए अनुभव, नए एहसास और एक नया साथी दर्शन। उसकी बचपन की मोहब्बत रंग लाई और वो बंध गई उसके साथ, जिसके साथ के लिए वो कब से लगन लगाए बैठी थी। अब बबीता को ससुराल में 2 महीने हो चुके थे और ये 2 महीने बहुत अच्छे से गुजरे थे। प्यार, मनुहार, वादों और इरादों की महक आंगन में महकने लगी। बबीता का पति दर्शन को काम के सिलसिले में बाहर जाना पड़ गया, पर बबीता का मन जरा भी नहीं था उसे खुद से दूर करने का। वो तो चाहती थी कि दर्शन हर पल उसके साथ रहे। अभी दिन ही कितने हुए थे उनकी शादी को और इतनी जल्दी जुदाई का समय आ गया। पर काम को अनदेखा नहीं किया जा सकता था। चाहता तो दर्शन भी नहीं था अपनी जान से प्यारी और परियों सी सुंदर पत्नी बबीता को छोड़कर जाना, पर वो भी मजबूर था। आखिर कर्तव्य भी तो पूरा करना है काम के प्रति। और वो चला गया अपनी प्रियतमा को विरह की आग में जलता छोड़कर। सारा काम खत्म करके बबीता अपने कमरे में आई और चारों ओर का सन्नाटा और अकेलापन देख घबरा गई। काम की थकान भी थी। अपने प्यार के सपने खुली आंखों से देखते देखते कब आंखें मूंद कर सो गई उसे खुद भी पता नहीं चला। नींद के आगोश में आते ही शरीर हल्का होने लगा। बहुत सुकून भरी नींद होती है जो बड़ी बेचैनियों के बाद आती है। बबीता भी ऐसी ही सुकून भरी नींद में डूब गई, गहरी और गहरी। एकाएक उसे नींद में ही होश का एहसास हुआ, मगर पूरा होश नहीं। बस जरा सा महसूस हुआ कि उसके पलंग पर कोई आकर बैठ गया है। एक चूं की आवाज़ के साथ पलंग थोड़ा दबा सा महसूस हुआ। नींद में ही बबीता खुश होने लगी। उसे लगा दर्शन वापस आ गया, वो नहीं रह पाया उसके बगैर और चला आया उसके पास। ओह, कितना सुंदर एहसास था वो। कई मिनट तक जब पलंग पर बैठने वाले की तरफ से कोई हरकत नहीं हुई तो बबीता चौंक गई और उसकी नींद उचट गई। उसने पलटकर हाथों से टटोला तो हैरान रह गई। आखिर कहाँ चला गया दर्शन? उसने आसपास हाथों को फैलाया, मगर कोई नहीं था। शायद सपना देखा होगा, ये सोचकर वो फिर नींद में खो गई। मगर फिर थोड़ी ही देर में उसे लगा कोई उसके बिल्कुल कान के पास सांसें ले रहा था। उसकी सांसों की गर्माहट बबीता बहुत नज़दीक से अनुभव कर रही थी और इस बार नींद आंखों से कोसों दूर हो गई थी। उसने झटक कर खुद को पलटाया तो कुछ नहीं था। आखिर हो क्या रहा था ये? बबीता काफ़ी देर तक उठकर बैठी रही। आंखों से नींद पूरी तरह उड़ चुकी थी। वो आंखें फैला फैला कर चारों ओर देख रही थी। अंधेरा होने से कुछ नहीं दिखा तो नाइट बल्ब जलाया, मगर कोई ना दिखा। इतने करीब से किसी को महसूस करके भी किसी का नहीं दिखना उसे हैरत में डाल गया। ऐसे ही करते हुए सुबह हो गई। रात को सोती जागती आंखों में कटी। रात से बबीता अलसाई सी थकी हुई घर के काम निपटा रही थी। सासू जी ने ये देखा तो टोक ही दिया, आज क्या मन नहीं बहू काम करने का? रात को ठीक से सोई नहीं क्या? कैसे सोती? दर्शन की याद आती होगी ना? और मुंह बिचकाकर हंसती हुई शादीशुदा ननद ने चुटकी ली तो चुप कर। सासू जी ने उसे चुप करा दिया। बबीता ने रात को हुई बातें सासू जी को बता दी। सासू जी बोली, अरे क्या डर की बात है इसमें? होता है, नई नवेली दुल्हनों को यह भ्रम हो जाया करता है। नए घर में कोई डरने की बात नहीं, हम सभी तो हैं यहाँ। ऐसा करियो, आज रानी को संग सुला लियो अपने। ठीक है जी माँ जी। अरे मम्मी, मैं ना सोऊंगी भाभी के साथ। पता है ना, मुझे नींद में चलने की आदत है। कहीं रात को निकल ली तो भाभी तो डर ही जाएंगी।
पहले से डरी हुई हैं। हाँ तो जी रहने दीजिए दीदी, आप परेशान मत होइए, हम सो लेंगे अकेली। माँ जी ठीक कह रही हैं, क्या पता मेरा ही भ्रम हो। और दिन ढला शाम हुई, शाम ढली रात आई। इधर बबीता का हृदय धड़कने लगा, जाने आज की रात कैसी होगी। काश कुछ ऐसा ना हो जिससे उसे डरना पड़े। धीरे धीरे नींद आने लगी थी, क्योंकि एक रात की उजड़ी नींद दूसरे दिन ज़्यादा गहरी होती है। और जल्दी ही बबीता बहुत गहरी नींद में चली गई। मगर स्त्री की नींद चाहे जितनी गहरी हो, उसे किसी का स्पर्श महसूस हो तो वो तुरंत ही जाग जाती है। ऐसे ही नहीं एक औरत अपनी संतान और पति के लिए रातें खराब करती। उसे तो प्रकृति ने ये भाव जन्म से ही दिया है। उसे जब लगा कि कोई उसके बालों में हाथ से सहला रहा है, वो धड़ाम से उछल पड़ी। कौन कौन है यहाँ, सामने क्यों नहीं आते। और उसने लाइट जला दी। कमरा तेज रोशनी से भर गया। बबीता की आंखें ठीक से खुलती ही नहीं थी ऐसी रोशनी में, क्योंकि अभी अभी अंधेरा जो था गहरा, अचानक से हुए उजाले से उसकी आंखें चुंधिया गईं। तभी उसने महसूस किया कि एक साया पर्दे के पीछे से बाहर की बालकनी की ओर बढ़ा। बबीता के कमरे का एक दरवाजा बालकनी की तरफ निकलता था। वो साए के पीछे भागी, पर वो गायब हो गया। जैसे तैसे आंखों में रात गुजरी। बबीता करे तो क्या करे, किससे कहे कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसने सासू जी से कुछ नहीं कहा, बस बेमन से सारे दिन काम में लगी रही। रात को सोने जाने का बिल्कुल मन नहीं किया उसका। क्या करूं, ऐसे तो मैं किसी से कुछ नहीं कह पाऊंगी। कोई मेरा विश्वास भी करेगा कि नहीं। दर्शन से कहूं, नहीं, वो तो अपने काम में मन नहीं लगा पाएंगे और कुछ दिनों की ही तो बात है, आ ही जाएंगे। ये सोचकर उसके कदम अपने कमरे की तरफ उठ गए। उसने डरते डरते भीतर पांव रखे और दुबक कर लेट गई, मगर आंखों से नींद खो गई थी उसके। अब जैसे ही झपकी आती वो झट उठ जाती। आंखें मूंदने वाली होती है कि तुरंत उठकर बेसिन की तरफ भागती और चेहरे पर पानी छिड़कती है। आधी रात गुजर गई ऐसे ही, मगर नींद बड़ी वफादार चीज़ है। चाहे जितना भगाव आएगी जरूर, जबरदस्ती ही आए, पर ऐसे तो आना है। और वो आई। एक ही बार में बबीता खर्राटे भरने लगी। आधा घंटा गुजर गया, कुछ नहीं हुआ। शुक्र है ऊपर वाले का। लेकिन सिर्फ आधा घंटा ही हुआ था कि उसके बगल में सरसराहट होने लगी और कोई उसके बालों को चेहरे से हटाकर पीछे करने लगा। बबीता ने चेहरे पर किसी के चुंबन का स्पर्श हुआ और हाथ हरकत करने लगे। उसका पल्लू सरक कर बिस्तर से नीचे आ गिरा। बबीता कुनमुनाई और करवट लेकर सोई रही। 2 दिन की नींदी आंखें आज खुलने का नाम नहीं ले रही थी। जाने क्या हुआ और क्या ना हुआ। बबीता उठकर बैठ गई। सर में तेजी से चक्कर आ रहे थे। गोल गोल सब घूमता दिख रहा था। आंखों पर कोई भारी वजन सा लग रहा था। बड़ी मुश्किल से उठी। लगता था कि बहुत सी नशीली दवाइयाँ खा ली हों उसने। देखा तो कपड़े अस्त व्यस्त थे। ब्लाउज का ऊपरी हुक खुला था और निचले कपड़े थोड़े ऊपर की ओर खिसक गए थे। नींद में अक्सर ऐसा हो जाता है, हमें होश नहीं रहता, कपड़े कहाँ कहाँ से सरक जाते हैं। ऐसा सोचकर वो पानी पीकर फिर सो गई। सुबह अच्छा सा महसूस हो रहा था। थकावट कम थी और सुस्ती भी नहीं थी। पूरे मन से सारे कार्य किए। आज दर्शन का फ़ोन भी आया था तो ज़्यादा खुश थी बबीता। सोचा कि उसे सब बता दे, पर नहीं बताया। 2 दिन बाद आने की जो बोल रहा था, तभी सब कह देगी, ऐसा सोचकर रह गई। मगर उसने बीते 2 दिनों का घटनाक्रम सासू जी से कह डाला था, पर तीसरे दिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये बताकर वो आश्वस्त हो गई थी। उसे क्या मालूम,
उसकी गहरी नींद में कोई आया था कि नहीं। चौथी रात थी उसे आज, और वो आज बेफिक्र भी दिखी। सो उसने बिस्तर पकड़ा और दर्शन के सपने सजाते हुए सो गई। करीब 1.5-2 घंटों में उसे फिर अपने पलंग पर किसी के बैठने फिर लेटने का आभास हुआ। इस बार बिना पलटे ही उसने हाथों से पीछे की और जोर से बिस्तर पर दे मारा। उसे कोई साथ सोता हुआ लगा। उसने पलटा तो देखा दर्शन था। वो खुशी से उछल पड़ी। आप? लेकिन आप तो 2 दिन बाद आने वाले थे ना। दर्शन कुछ नहीं बोला, बस उठकर उसे देखा और उसके चेहरे पर आए बालों को पीछे हटाया, उसका माथा चूमा और उठकर बाहर चल दिया। अरे ये क्या बात हुई, आए और बिना कुछ कहे चल दिए। उसने अपनी बाह पर एक चूंटी काटी, कहीं ये सपना तो नहीं। पर यह सपना नहीं था। काफ़ी देर बबीता असमंजस में रही। अगले दिन उसने सुबह सुबह ही घर में दर्शन को ढूंढना शुरू कर दिया। यहाँ से वहाँ तक घूम घूम कर पूरा घर देख डाला, पर दर्शन दिखाई नहीं दिया। हार कर उसने सासू जी से पूछ ही लिया, माँ जी क्या वो आ गए? कौन री? जी दर्शन जी। दर्शन क्या कह रही है? अभी कल तो तुझसे फ़ोन पर बोला उसने कि परसों आएगा, फिर तूने कहाँ देखा उसे? मुंह बिचका कर सासू माँ ने कहा, पर मैंने देखा उनको, रात को आए थे वो मेरे साथ मेरे बिस्तर पर रात को पता नहीं क्या। ये क्या बकबका रही है तू? अरे आएगा तो हमसे ना मिलेगा क्या? सीधा तेरे कमरे में घुसा जाएगा। ऐसा भी नहीं है मेरा बच्चा, संस्कार दिए हैं उसे मैंने। बिना मुझसे मिले तुझे तो क्या अपने पापा से ना मिले? वो जो काम पड़ा है वो कर ले। अब तो बिस्तर पे आने लगा इसके। अलग से ख्यालों में तल्लीन बबीता कई काम बढ़ करती हुई आगे बढ़ती गई। कई बार सासू माँ की डांट भी पड़ती रही। रात को जब वो कमरे की ओर जा रही थी तो सासू जी के कमरे की लाइट जली दिखी। अक्सर सासू जी के कमरे की लाइट जल्दी ही बंद हो जाती थी जब बबीता रसोई का आखिरी काम वहाँ की सफाई कर रही होती थी तभी। पर आज शायद देर से सोती होंगी, ये सोचकर बबीता अपने कमरे की ओर बढ़ गई। लेकिन थोड़ी देर बाद जब उसे लघु शंका के लिए फिर बाहर आना पड़ा तो देखा 11:30 बजे थे, पर सासू जी के कमरे की लाइट अभी भी जली थी। कहीं आज बत्ती बंद करना तो न भूल गई सासू माँ। बबीता को जब लगा कि शायद सासू माँ लाइट बंद करना भूल गई है तो उसने खुद ही लाइट बंद करने की सोची और सासू माँ के कमरे की ओर चल पड़ी। जैसे जैसे वो कमरे की ओर अपने बीच की दूरियों को कम करती जाती थी, उसके कानों तक कोई आवाज़ आती जाती थी, जैसे 2 या 3 लोग बैठकर बहुत गंभीर विषय पर वार्तालाप करते हों। जब बबीता कमरे के बिल्कुल पास आ गई तो उसे सभी स्वर कुछ साफ से सुनाई देने लगे। उसने गौर किया कि उसकी ननद कह रही थी, मम्मी कहीं ऐसा तो नहीं कि सारंग बाबा ने पूजा ठीक से न कराई हो? सासू माँ का कथन था, ऐसे कैसे पूरी विधि विधान से पूजा रखवाई थी हमने। मुझे नहीं लगता कि पूजा में कोई विघ्न पड़ा होगा और इसलिए वो फिर वापस आ गया होगा। नहीं, ये उसका वहम ही लगता है। ननद का कहना कुछ ऐसा था, पर मम्मी उसकी हालत देखकर तो यही लगता है कि वो झूठ नहीं बोल रही होगी। एक बार सारंग बाबा से जरा कुछ पूछ कर देखते हैं हम लोग। बीच में पापा जी बोल पड़े, कुछ पता है क्या बोल रही है तू? कहाँ मिलेंगे वो? अब इतना वक्त गुजर गया उनसे मिले, वो कहाँ पर हैं कोई नहीं जानता। वो हैं भी या नहीं क्या पता वो, लेकिन अगर वो फिर से आ गया हो तो हम क्या करेंगे मम्मी? ये रानी का स्वर था। आखिर किसके आने की बातें हो रही हैं? ये कौन है जो वापस आ गया है? इनका संबंध कहीं मेरे साथ होने वाली घटनाओं से तो नहीं? बबीता के पैरों तले की जमीन उसे हिलती सी प्रतीत हुई, जैसे उसे वहीं गश आ जाएगा और गिर पड़ेगी।
थोड़ी देर के लिए उसे लगा जैसे वो कोई सपना देख रही है। इतना ही सुना और वो आकर अपने कमरे में सो गई। मगर नींद किसे आई थी? वो तो अब पूरी पूरी रात आंखों में गुजारना सीख गई थी। रात गुजर जाती थी पर उसके जीवन का अंधेरा गहराता जाता था। उसके जीवन का सवेरा तो अब दर्शन ही लाएगा। आंखों के नीचे गहरे गड्ढे होने लगे थे। चेहरा खूबसूरत कमल के समान खिले रहने वाला अब मुरझा गया था। 2 दिन बड़ी पीड़ा में बिताने के बाद दर्शन भी आ गया था। अपनी कोमलांगी रूपवती प्रिय भार्या को देख उसका मन अत्यंत हर्ष का अनुभव करने लगा। परंतु ये क्या, ऐसा हाल क्यों है इसका? ऐसा लगता है सारी विरह वेदना इसने अपने अंदर ही समेट ली हो और बरसों की बीमार सी काया लिए दर्शन को नम आंखों से देखकर मुस्कुरा दी। किसी तरह रात्रि का वो पहर भी आया जिसकी कल्पना दोनों प्रेमियों ने ना जाने कितनी बार एक दूसरे के साथ ना होकर भी कर डाली थी। अर्थात मिलन की रात। दोनों एक दूसरे के आमने सामने थे मगर कहीं खोए हुए थे। दर्शन सोचता था कि वो कुछ कहे कि उसकी ऐसी दशा क्यों है। बबीता चाहती थी कि दर्शन कुछ पूछे कि वो इतने दिन कैसे रही, मगर दोनों के मुख से यही निकला, कैसे हो? मेरी याद आई थी कि नहीं? और दोनों के मुख खिल गए। दोनों का एक ही जवाब था, याद कैसे आएगी जब पल भर को भूले ही नहीं। पहली रात बस मिलन में बीती। बबीता ने कुछ नहीं कहा और दर्शन भी ज़्यादा कुछ ना बोलकर थका मंदा उसकी बाहों में सो गया था। मगर बबीता अब नहीं सोती थी। वो जागकर खुद का ही पहरा दिया करती थी। सारी रात सोचती रही, कैसे बताऊं, क्या कहूं, किस तरह से शुरुआत करूं, मेरा विश्वास भी करेंगे या नहीं। मन ही मन एक तर्क वितर्क चलता रहा उसके। और सुबह होने से पहले बस 2-2.5 घंटे ही वो सो पाई। घर के किसी काम में उसका मन नहीं लग रहा था। उसे तो बस किसी तरह ये बिताना था और इंतजार था तो बस रात का। मगर रात के नाम पर ही उसका भय भी जागने लगता था। दर्शन भी उसके बारे में पूछना चाहता था मगर रात को नहीं पूछ सका। इसका अफसोस भी करता था। सासू माँ ने आज कुछ ज़्यादा ही काम में उलझा रखा था बबीता को, जैसे कि आज कोई बड़ा त्यौहार हो। घर में बहुत सी चीज़ें खाने में बनाई थी, सब दर्शन की पसंद की। इसी व्यवस्था में कब 12 बज गए पता ही ना चला किसी को। बबीता सारा कुछ समेटकर 12:15 बजे ऊपर अपने कमरे की ओर जा रही थी। तभी उसे अपने पास से किसी के गुजरने का अनुभव हुआ, जैसे उसे को बिल्कुल छू कर गुजरा हो। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए एक बार तो वो गिरते गिरते बची। जल्दी जल्दी ऊपर पहुंचकर दर्शन के गले से लिपट गई। दर्शन भी कब से व्याकुल था। उसे कस के जकड़ लिया बाहों में और बेतहाशा प्यार करने लगा। मगर अपने होठों पर जब उसे नमकीन सा गीला स्वाद महसूस हुआ तो वो गौर करके बबीता का मुख देखने लगा। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा था। अरे क्या हुआ, क्यों रोना आया तुम्हें? मुझे बताओ जरा, क्या कारण हुआ कि रोती हुई मेरे पास आई हो? और बबीता सुबक सुबक कर अपनी सारी कहानी दर्शन को बताने लगी। जैसे जैसे बबीता कहानी कहती गई वैसे वैसे दर्शन के चेहरे पर कई रंग आते और जाते रहे। उसने बबीता को अपने सीने में भींचते हुए कहा, बबीता डरो मत, मैं हूँ ना तुम्हारे पास। अब मैं आ गया हूँ। कोई हम दोनों के बीच नहीं आ सकता। तुम सिर्फ मेरी हो और मेरी ही रहोगी। बहुत दिनों के बाद बबीता को अच्छी नींद आई थी। मगर उसकी किस्मत में तो अच्छी नींद थी मगर पूरी नहीं। आधी रात गए उसे एक खुशबू आने लगी। तेज इलायची की महक से उसकी सांसें महक उठी। लेकिन इस समय रात को इलायची की खुशबू क्या पका रहा है? बबीता ने उठकर देखा। दर्शन गहरी निद्रा में सोया था। कितना मासूम लगता था वो नींद में सोते हुए भी। ये सोच बबीता के मुख पर मुस्कान खेल गई। मगर ये खुशबू उफ कितनी तेजी से बढ़ती जाती है, मगर सांसों में बसकर ठंडक सी देती है।
और जैसे कोई नशा सा होने लगा हो उस खुशबू से। वो ना तो सोई ना जागी, बस उठकर मतवाली सी हुई आगे बढ़ती रही। चलते चलते वो बालकनी तक आ पहुंची। दर्शन को पता चला कि बबीता बिस्तर से उठी और कहीं जा रही है, तो वो भी उठ गया और देखा तो बबीता बालकनी के ग्रिल पर अधकुली आंखों से नीचे देखती नजर आई, जैसे उसे कोई बुला रहा हो। दर्शन ने उसे फट से जाकर थामा और जगाने लगा, मगर वो सोई नहीं थी जो जागती, बस हूँ की आवाज़ निकालती रही मुंह से, जैसे बहुत गहरी नींद में किसी को उठाकर बैठा दिया हो। दर्शन ने एक गिलास में पानी लाकर उसके मुंह पर छींटे मारे। पानी का स्पर्श पाते ही उसकी आंखें पूरी खुल गईं और हैरान होते हुए उसने कहा, क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों बैठे हो? सोए नहीं अब तक और मुझे क्यों जगाया? कोई काम था? पानी लाऊं क्या? आनन फानन में कई सवाल एक साथ कर दिए उसने। रात गुजरते ही सुबह आई और सबसे पहले दर्शन अपनी माँ के पास गया। हैरानी से देखते हुए माँ से ने पूछा, अरे यहाँ कहाँ सुबह सवेरे भागा आ रहा है तू? चल स्नान कर और ध्यान से रसोई लांघना, वापस हो जा उल्टे पाँव। पर मम्मी मुझे बहुत ज़रूरी बात कहनी है आपसे, अभी सारी रात ठीक से भी न सो पाया हूँ। दर्शन ने विचलित भाव से कहा, बस जबरदस्ती नींद का बहाना करके लेटा रहा। अभी बबीता है गुलखाने में, इसलिए तुमसे बात करने आया हूँ। हाँ हाँ पता है हमें, माँ बोली, हमें बताया तेरी दुल्हन ने। करते हैं कुछ उपाय, कोई रास्ता तो निकल ही जाएगा। तू मत घबरा। कैसे ना घबराऊं मम्मी, पता तो है तुम्हें क्या हुआ था पहले? क्या सारंग बाबा से अच्छे से पूजा न कराई थी क्या? सब तो ठीक ठाक निबट गया था, फिर अब ये बबीता के साथ ऐसा क्यों हो रहा है और वो उसे क्यों परेशान करेगा? उसका क्या कसूर भला? देख बेटा, ये बातें हम कैसे जान पाएंगे? ये तो जाने वही जो ऐसे काम जानता हो, ऊपरी चक्कर का इलाज करता हो। मम्मी जल्दी इसका कोई उपाय करो। देखा ना कैसी हालत हो गई है बबीता की। कैसी थी, क्या हो गई वो? मुझसे तो देखी नहीं जाती उसकी हालत, और कितना सहेगी वो? तुम आज ही बाबा का पता बताओ, मैं बात करता हूँ उनसे। इतना उतावला मत हो बेटा, पापा से बात की है मैंने, वो पूछ रहे हैं गांव के मुखिया जी से, कहीं अता पता मिलते ही ढूंढते हैं कोई निवारण। इस बार पक्का निवारण करवा देंगे। ठीक है मम्मी, पर जरा जल्दी कराना, मुझसे बबीता की ये हालत देखी नहीं जाती। ठीक है बेटा, पापा आ जाएं तो करती हूँ बात। अब जाओ तू, वो नहा ली होगी, तू भी स्नान कर ले। नाश्ता तो वो ही आके बनाएगी, मैंने आलू चढ़ा दिए उबालने को। तुझे आलू पराठा पसंद है ना? और खीर पराठा और ज़्यादा पसंद था क्या माँ? सब बातें भुला भी दो, अब मैं चलता हूँ। बबीता ने नाश्ता बनाया, सबने चाव से खाया। नाश्ते के दौरान कोई नहीं बात करता था, ऐसा सासू माँ का हुक्म था कि खाते समय बातें करना ठीक नहीं होता। आज बबीता और दर्शन बाहर घूमने जाने की योजना बना रहे थे। दरअसल योजना तो दर्शन की थी, ताकि बबीता का थोड़ा मन बहल जाए और उसे कुछ अच्छा महसूस हो। तो बबीता ने भी हामी भर दी, उसका मन भी था कहीं दर्शन के साथ बाहर जाने का। दोनों ने पूरी तैयारी कर ली और अपनी घर की मोटर गाड़ी से ही घूमने निकले। कुछ ही दूर गए थे कि एक मोड़ पर उनकी गाड़ी के सामने दूसरी गाड़ी आ गई। बाल बाल बचे, पर अचानक से स्टीयरिंग घुमाने से वो गाड़ी गलत दिशा में मुड़ गई और एक आदमी उसके आगे आते आते रह गया। उस आदमी ने दर्शन को बहुत बुरा भला कहा और फालतू का मुआवजा मांगने लगा। बबीता ने बीच बचाव करके दोनों को शांत किया और घूमने जाने का सारा मन खराब हो गया। दोनों का खराब मूड लेकर आना पड़ा। शादी के बाद पहली बार कहीं जाने का कार्यक्रम बनाया और वो भी विफल हो गया।
दोनों को आया देख माँ चिंता में आ गई और कहा कि अच्छा हुआ कि बबीता ने बात समेट ली, नहीं तो दर्शन तो लड़ झगड़ कर कोई आफत करके ही आता। पता नहीं कितना गरम दिमाग है ये, पर पहले ना था ऐसा। माँ जी पिताजी इनकी बहुत बड़ाई करते थे। शर्मा कर बबीता बोली, हाँ बहू, तारीफ के काबिल तो है मेरा बच्चा। पता है जब तुम्हारी शादी की बात हुई तब तुम्हें तो मालूम भी नहीं था, पर मुझे पता था मेरी बहू बहुत सुंदर और सुशील होगी। मुस्कुराते हुए माँ बोली, अच्छा माँ जी कुछ बताओ ना, पहले की कोई बात जो मुझे मालूम ना हो। अब इस घर की सदस्य हूँ मैं, मुझे भी तो पता चले आखिर कैसी ससुराल है मेरी। अच्छा री, तेरे पापा को सब पता है हमारे बारे में, तभी तो तेरा ब्याह तेरे अपनी माँ के पेट में रहते ही तय कर दिया था मेरे बच्चे से। हाँ माँ जी जानती हूँ, मैंने तो इन्हें होश संभालते ही अपना पति स्वीकार कर लिया था। मुँह झुकाकर बबीता बोली, बचपन से ही इन्हीं का जाप किया है। हंसते हुए आती रानी बोली, बड़ी फुलझड़ियाँ छूटती होंगी मन में तब तो। और कुछ बोलती उससे पहले ही माँ ने उसे आंखें दिखाकर चुप करा दिया। तू बता दामाद जी कब आ रहे हैं गुजरात से? माँ ने रानी से पूछा। क्यों मम्मी, क्या मेरा बोझ लगता है तुम्हें? हाँ भाई, अब बहू आ गई तो बेटी क्यों अच्छी लगेगी तुम्हें। हाँ, मुंह बिगाड़ कर उल्टी चली गई रानी। ये लड़की भी ना, पता नहीं कब अक्ल आएगी इसे। अच्छा बहू तू जा ऊपर अपने कमरे में आराम कर, पुरानी बातें तुझे फिर कभी सुनाऊंगी। जी माँ जी। इतना कहकर बबीता अपने कमरे की सीढ़ियाँ चढ़ गई। ऊपर पहले से ही दर्शन था। बबीता को देखकर दर्शन के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। अरे तुम आओ, चलो आज घूमना तो नहीं हुआ मगर हमें समय तो मिला एक दूसरे के साथ बैठने का। सिर्फ रात का समय थोड़ा कम पड़ जाता है। आज कैसे तुम्हें टाइम मिल गया? वैसे इस टाइम तो तुम काम में व्यस्त रहती हो। जी रहती हूँ, लेकिन आज घूमने जाना था ना, इसलिए आज आधा काम माँ जी ने संभाल लिया और काम जल्दी खत्म हो गया, इसलिए माँ जी ने मुझे यहाँ आराम करने को भेजा है। बबीता जरा इठला कर बोली, अच्छा जी, खुद आराम करोगी और हमारा क्या, हमें भी तो आराम चाहिए। और मेरा आराम कहाँ मिलता है मुझे, जानती हो? बोलो। शर्माते हुए बबीता सिमट कर बोली, धत आप भी ना। अरे भाई ज़्यादा दिमाग ना दौड़ाओ, मुझे तो आराम तुम्हारी खुशी में और तुम्हारी हंसी में मिलता है। अब जरा हंसो ना, चलो हंसो। बोलते ही दर्शन बबीता को गुदगुदी करने लगा और बबीता हंसते हंसते लोटपोट होती रही। बबीता की आवाज़ नीचे तक पहुंच रही थी, तभी माँ की तेज आवाज़ आई, अरे बहू जरा धीरे हंस ले, दर्शन के पापा आ गए हैं नीचे, आ चल चाय चढ़ा दे उनके लिए, मुझे पड़ोस की निम्मों के पास जाना है। ऊपर बैठे दर्शन और बबीता का एक बार और मूड खराब हो चुका था। नीचे आकर बबीता ने सबके लिए चाय बनाई। पीछे पीछे दर्शन भी चला आया। दोनों के बीच आंखों आंखों में खूबसूरत से इशारे चल रहे थे। दर्शन सीधा पहुंच गया पापा के पास बैठक में, मगर ध्यान उसका पूरी तरह से बस बबीता में लगा था। दर्शन ने पूछ लिया पापा से, पापा आपने पता किया सारंग बाबा के बारे में? मम्मी बता रही थी कि आपने बात की है मुखिया जी से, कुछ बात बनी? पता चला उनका? वो कहाँ पर हैं? बेटे देखो, मुखिया जी कह रहे थे कि गांव आते हैं साल भर में एक बार वो माता के मेले में। इस बार जब मेला लगेगा तो मैं गांव चला जाऊंगा, जमीन का कुछ काम भी देखना है मुझे। पर पापा मेला तो शायद सर्दियों में लगता है ना, और अभी तो गर्मियां चल रही हैं, मतलब समय लगेगा। कुछ सोचते हुए दर्शन बोला, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि वो हमें पहले ही मिल ले या हम उनसे मिल लें? नहीं बेटा, वो अपनी इच्छा से आएंगे अगर आना हुआ तो।
मनमौजी हैं वो, जहाँ मन करे डेरा डालते हैं। अब मेले तक इंतजार करना पड़ेगा, उसमें भी कम से कम 6 महीने तो हैं। ओ, सर पकड़कर दर्शन गहरी सोच में पड़ गया। कुछ ही देर में माँ भी आ गई और उसी बात पर एक बार और जिक्र किया गया। फिर सभी निराश होकर बैठ गए। बबीता को नहीं पता था कि किस बात का जिक्र किया जा रहा था, क्योंकि बातें बहुत धीमे स्वर में की गई थी। आखिर फिर दिन भर का समय बीता और डरावनी रात आ ही गई। सबके लिए आराम की रात और दुखी लोगों के लिए काली और बड़ी रात। बबीता कुछ सोच रही थी कि दर्शन ने उसे जैसे नींद से जगाया हो। उसने उसे कहा, कहाँ खोई हो? अचानक से पूछे सवाल से बबीता चौंक गई। जी कुछ नहीं, आज माँ जी मुझे कुछ बताते बताते रह गई। पता नहीं क्यों मुझे लगा जैसे वो मुझसे कुछ छिपा रही हैं। वो तुमसे क्यों कुछ छिपाएंगी भला? जितनी वो मेरी माँ है उतनी ही अब तुम्हारी भी हैं। कुछ छिपा नहीं रही होंगी, तुम्हें कुछ भ्रम हुआ होगा। अच्छा चलो अब सो जाओ, मुझे कल कहीं जाना पड़ेगा शायद। दूर तक नज़र दौड़ाते हुए दर्शन ने कहा, अच्छी बात है। हल्की मुस्कान देते हुए बबीता भी सोने की चेष्टा करने लगी। अर्धरात्रि का समय और कोई चीख बबीता के कानों के आर पार निकल जाती। वो एक झटके से उठकर बैठ गई, मगर साथ में सोया दर्शन जैसे कुछ सुन ही नहीं पाया। बबीता ने झंझोड़ कर दर्शन को जगाया। हड़बड़ाहट में उठकर दर्शन भी बैठ गया और प्रश्नवाचक दृष्टि से बबीता को घूरा। क्या हुआ? फिर से कुछ दिखा तुम्हें? ओहो, क्या मुसीबत है? सर से हाथ लगाकर परेशान सा होता वो बोला, मुझे किसी की चीखने की आवाज़ आई। क्या आपने नहीं सुनी? नहीं, मुझे कोई आवाज़ नहीं आई। सो जाओ यार, बताया था ना कल कहीं जाना है मुझे। नहीं सोया तो जगूंगा कब? एक बार और बबीता सोने की जबरन कोशिश करने लगी और सफल भी हुई। सोने में पूरी रात कोई ऐसी बात नहीं हुई जिससे उसे डर लगता, मगर सुबह होते ही पवार कट हो गया। लाइट ना होने से सब कुछ बंद और भयानक गर्मी शुरू। पसीने से लथपथ दर्शन का मूड बहुत खराब हुआ। हे भगवान, ये क्या मुसीबत है? जिस दिन जरूरी होता है उसी दिन चैन से सो नहीं पाता। और वो टहलते हुए बाहर बालकनी की तरफ आ गया। बबीता भी कुनमुना के उठ गई थी। घड़ी देखी तो 4:30 ही बजे थे, मतलब अभी सोया जा सकता था। चांदनी रात थी, इसलिए बाहर उजाला था। सब कुछ पूरी तरह तो नहीं, मगर साफ देखा जा सकता था। दर्शन ने टहलते हुए बाहर बालकनी के आंगन में पड़े झूले में निढाल सा होकर लेट गया। मगर ये क्या, झूला अपने आप ही चूं की आवाज़ के साथ हिलने लगा, जैसे उसे कोई झुला रहा हो। आंखें मूंदे हुए ही दर्शन बोला, रहने दो यार, ये कोई टाइम है झुलाने का? थोड़ी देर सोने दो मुझे। वैसे भी सुबह होने में कितनी देर रह गई, छोड़ दो। मगर झूला नहीं रुका। दर्शन ने आंखें खोलकर उसे डांटने के लिए मुंह खोला ही था कि बिना बोले ही चुप हो गया। बबीता, बबीता, हाँ जी बोलिए। मैं अंदर से हाथ पंखा लेने गई थी, सोचा आपको थोड़ी देर सोने में मदद हो जाएगी। दर्शन एक झटके से वहाँ से उठ खड़ा हुआ। क्या हुआ जी? पता नहीं, कुछ अजीब बात तो है। मेरे झूले में लेटते ही झूला खुद ही हिलने लगा था। मुझे तो लगा तुम हो, पर यहाँ कोई नहीं था। दर्शन ने बालकनी से नीचे झांका तो कोई आसपास नहीं था, लेकिन ग्रिल पर एक सफ़ेद कपड़ा लहरा रहा था। बबीता ने देखा तो वो कपड़ा एक कुर्ता था, सफ़ेद कुर्ता। और इसी कुर्ते में बबीता ने उस रात जब दर्शन घर पर नहीं था तब उसे अपने ही बिस्तर पर देखा था।
मगर बबीता ने ये बात दर्शन से नहीं कही। क्या मालूम वो और डर गया तो। उसने कहा, शायद किसी पड़ोसी का आ गया उड़कर। सुबह सबके जागने पर पूछवा लेती हूँ। लेकिन दर्शन के चेहरे पर कई रंग आ जा रहे थे। सुबह सुबह ही दर्शन सबको जगाने और बताने की सोचकर नीचे आने लगा। नीचे जाकर देखा तो पूरे घर की लाइट्स थी। ये तो और हैरानी वाली बात थी। कैसे ये मुमकिन हो सकता है? आखिर कौन था वो साया जो बबीता को परेशान कर रहा था? क्या थी उसके पति की असली सच्चाई? इसे जानने के लिए इस कहानी का पार्ट 2 देखना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।